श्वसन। क्या? जल में श्वसन। केंचुआ सब के बारे में तो बताए थे कैसे श्वसन करता है। सो केंचुआ सब के बारे में बताए थे ना, सब बता दिया था ना। कॉकरोच जो है कैसे श्वसन करता है, कौन बताएगा? उसके पार्श्व भाग में छोटा छोटा छिद्र होता है। उसके पार्श्व भाग में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है। यहां जो है ये सब थोड़ा थोड़ा काला काला देख रहा है ना, वो सब क्या है? श्वसन प्रणाली है। ठीक है, उस छिद्र के द्वारा श्वसन करता है। अच्छा, आदमी जो है कैसे श्वसन करता है? फेफड़ा के द्वारा। मछली जो है किसके द्वारा श्वसन करता है? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। अच्छा, मेढक वगैरह कैसे श्वसन करता है? फेफड़ा के द्वारा, त्वचा के द्वारा। ठीक है, चलो अब ये भी बता दिए थे हम कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? 0.03% कहो या 4%। 3% माना जाता था, अब क्योंकि वायुमंडल क्या हो रहा है, थोड़ा दूषित हो गया, तो 4%, 0.04%। और जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखो कितना, 16.4%। और ऑक्सीजन की मात्रा 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखो कितना हो गया। इसमें लेते वक्त में कम था, निकालते वक्त में ज्यादा। इसमें लेते वक्त में ज्यादा था, निकालते वक्त में कम। बात समझ में आया? और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं तो कौन लेता है? पेड़ पौधा। अब बात आती है क्या कि श्वसन का जो काम करते हैं जितना भी प्राणी है, चाहे आदमी हो या कोई जीव जंतु हो, ठीक है, कोई भी जीव जंतु हो, सभी श्वसन करता है। अब यहां से बात आती है, देखो जल में श्वसन, तो जल में रहने वाला तो बताए थे गिल्स के द्वारा, मछली वगैरह जो होता है। ठीक है, मछलियों में क्लोम को बोलते हैं गिल्स, गिल। ठीक है, उसके द्वारा, क्लोम भी कह सकते हैं। बोलेगा मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती है? क्लोम के द्वारा कहो या गिल्स के द्वारा कहो। ठीक है, क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकलते हैं। अब देखो यहां बूझो ने दूरदर्शन कार्यक्रम में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी में फुहार भी छोड़ती है। वे ऐसा क्यों करती है? वे ऐसा क्यों करती है? तो देखो ये मछलियां हैं, ये क्या है? क्लोम है, ये जो गिल्स है, और इसके द्वारा ही मछलियां क्या करता है? श्वसन। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। कि क्लोम जो है किस तरह से, वो जो गिल्स जो है, गिल्स किस प्रकार से सहायता करता है श्वसन करने में, श्वास लेने में। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। जब जो देखना मछली को जो मुंह फाड़ेगा तो मुंह में देखना खून ज्यादा आता है। जैसे देखना मछली बनाते वक्त कभी देखा है, मछली को देखो यहां पर काटता है, तो जब ये काटता है तो देखना कि खूब खून बहेगा। जैसे बंसी से, बंसी जानता है, बंसी में बोर लगा, क्या बोलते हैं उसको, दाना लगा करके डालते हैं ना भाई, ओकरा बोरे ने कहे है, बोर को है, सॉरी बोर को है ना, ओकरा कथी को है? बोर लगा करके जो फेंकता है बंसी को, तो देखना वो बोर खाने के लिए क्या करेगा, मछली जाता है तो उसके गिल्स में फंस जाता है, मुंह में फंस जाता है। अब फंस जाता है तो देखना कि बंसी में भी खून लग जाता है, क्योंकि वहां ब्लड जो होता है, रक्त वाहिनी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? श्वसन कर पाए। रक्त वाहिनी की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। गैस विनिमय का मतलब आदान प्रदान, लेन देन, यानी श्वसन को छोड़ने में, लेने में मदद करता है। ठीक है, अब समझते, ये तो हो गया जीव जंतु सबके बारे में समझ लिए। अब हम कि कोई भी जीव जंतु कैसे श्वसन करता है। कोई त्वचा से श्वसन करता है, गल्फर से श्वसन करता है, और क्या करता है? गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। कोई पार्श्व भाग से श्वसन करता है, छिद्र रहता है। ठीक है, अब यहां बात आता है क्या? पेड़ पौधा।
क्या पेड़ पौधा भी श्वास लेता है? जैसे जीव जंतु श्वसन करता है वैसे पेड़ पौधा भी श्वसन करता है। तो क्या होना चाहिए जवाब? हाँ, वह भी श्वसन करता है ना भाई, पेड़ पौधा भी श्वसन करता है। अब समझते हैं हम यहां की कैसे। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? पादप का मतलब कहे तो पेड़ पौधा। अन्य जीवों की भांति, भांति मतलब अन्य जीवों की तरह पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। मतलब अन्य जीव जंतु जिस तरह से श्वसन करते हैं वैसे ही पादप यानी पेड़ पौधा भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेता है। क्या करता है? हवा से, ठीक है, वायु से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं। इसकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का हुआ कि अन्य जीव जिस तरह से ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी लेता है और ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन, पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन, और पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा का पत्ती जो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब देखो, जिस तरह से हम देखे थे किसमें? कॉकरोच में। कॉकरोच में क्या था? उसके पार्श्व भाग में क्या था भाई? छोटा छोटा छिद्र था। उस छिद्र के द्वारा श्वसन की क्रिया करता था। ठीक उसी प्रकार से पत्ते जो होता है, पेड़ पौधे का पत्ते, उस पेड़ पौधा के पत्ता में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है। वो दिखने वाली बात नहीं है, छोटा छोटा छिद्र होता है। उस छिद्र के द्वारा क्या, उस कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। वो क्या कहलाता है? रंध्रों के द्वारा। पूछा जाएगा 1 नंबरी में कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को कहो या ऑक्सीजन को यानी हवा को कैसे लेता है? तो रंध्र के द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है? रंध्र के द्वारा लेता है। रंध्र कहां पाया जाता है? पत्ती में। रंध्र कहां पाया जाता है? पत्ते में पाया जाता है। रंध्र कहे तो रंध्र को छिद्र कहते हैं, जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना, हाँ, स्टोमाटा, ठीक है, तो रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति, पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की तरह ही मूल कोशिकाओं की भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा, मृदा कहे तो मिट्टी, मृदा कहे तो मिट्टी, मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान यानी वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। हवा से क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? कोई गमला है और गमला में छोटा सा पौधा, गमला तो सब लोग जानता है ना, गमला जानता है ना, इस तरह से गमला होता है ना भाई, नहीं रहता है गमला, गमला में रहता है इसे पेड़ पौधा, ठीक है, गमला, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि गमला में मान लो रखा हुआ है क्या, कोई पौधा,
अब उस गमला में अगर अधिक से अधिक मात्रा में गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। पूछेगा श्वसन क्या है, तो जैविक प्रक्रम है। जैविक प्रक्रम क्या होता है? एक 10वां चैप्टर है जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम नाम से 10वां में चैप्टर है एक, तो वहां हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन करना, या किसी चीज को हम बाहर निकालते हैं, या फिर एक जगह से भोजन क्या होता है दूसरे जगह, हर जगह जगह पर जाना, ठीक है। जो कुछ भी हम खाते हैं पेट में पचता है उसको फिर बाहर निकालते हैं। पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है, मल मूत्र को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये सब जैव प्रक्रम का ही हिस्सा होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन क्या है, तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जैव प्रक्रम कहलाता है। मतलब श्वसन एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। श्वसन क्या है? जैव प्रक्रम का हिस्सा है, ठीक है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन लेना पड़ता है। आप चाहते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा बना रहे, तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। श्वसन करना पड़ेगा। श्वसन क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा श्वास, ठीक है। आगे जैसे देखो यहां मिट्टी, मृदा के कण, मृदा मतलब मिट्टी के कण, और ये हो गया मूल रोम। मूल रोम, वायु अवकाश, यह वायु अवकाश मूल मृदा से वायु अवशोषित करता है। पूछेगा कि पेड़ पौधा में जो अवशोषित करता है, एक तो बताए रंध्र के द्वारा। रंध्र कहां पाया जाता है? पत्ती में, पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ पौधे के पत्तियों में रंध्र, रंध्र किसको बोलते हैं? छोटे छोटे छिद्र को। और मूल रोम के द्वारा भी वायु का अवकाश होता है। वायु का अवकाश किसके द्वारा होता है? मृदा से क्या होता है? मूल रोम के द्वारा, ठीक है। आपने क्या सीखा? देखिए चैप्टर में यही बातें था। तो हमको समझ में क्या आया कि अगर कोई भी जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो, जब तक श्वसन की क्रिया नहीं करेगा जीवित नहीं रहेगा। चाहे कोई भी जीव जंतु हो या कोई भी पेड़ पौधा हो, श्वसन की क्रिया अनिवार्य है। किसके लिए? जीवित रहने के लिए। तो श्वसन की क्रिया अगर नहीं करेगा तो फिर जीवित नहीं रहेगा। तो पूछेगा आदमी किसके द्वारा श्वसन करता है? फेफड़ा द्वारा। पूछेगा जो मछली किसके द्वारा? कॉकरोच किसके द्वारा? छिद्र के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। मेढक किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा, ठीक है। और पेड़ पौधा किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, मूल रोम के द्वारा, ठीक है। मूल रोम कहां होता है? नीचे। नहीं नहीं, मूल रोम तो होता है कहां? जैसे मिट्टी का हो ना, मिट्टी होता है ना, जैसे पेड़ पौधा का वो जो नीचे वाला पार्ट्स, ठीक है। रंध्र जो होता है कहां पाया जाता है? पत्तियों में। तो पत्तियों के द्वारा, जैसे हम कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पेड़ पौधा जो खाना बनाता है, पेड़ पौधा क्या करता है भाई? खाना बनाता है। तो खाना बनाने के लिए क्या सब चाहिए? क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? जल तथा खनिज लवण चाहिए ना, जल तथा खनिज लवण चाहिए। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश चाहिए तो सोचो
सूर्य का प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से, ले लिया। क्लोरोफिल कहां होता है? तो पत्ती में ही होता है, पत्ती में ही। और जल और खनिज लवण नीचे से मूल रोम के द्वारा लेता है। अब समझ में आया? मृदा मूल रोम के द्वारा क्या करता है? जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाया जाता है। वो एक जाइलम उत्तक होता है। ए बबुआ, रतिया में बरतिया में रहल हाँ? सन अब चुआ देखो यहां, जल और खनिज लवण नीचे से मूल रोम के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है। और CO2 हवा से। अब CO2 जो लेता है किसके द्वारा लेता है? क्लोरोफिल, जो पत्ती में जो रंध्र होता है ना, उस रंध्र के द्वारा। बात समझ में आया? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधा को भी जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन की आवश्यकता। आपने क्या सीखा तो देख लेते थोड़ा सा। श्वसन सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। श्वसन करना सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। ऊर्जा को, इसके बारे में हम लोग सीखे। हम अंतः श्वसन द्वारा, अंतः श्वसन किसको बोलेंगे? कौन बताएगा? अंतः श्वसन किसको बोलते हैं? अंतः श्वसन मतलब श्वास को अंदर लेना। श्वास को क्या करना? जब श्वास को हम अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? अंतः श्वसन। अरे पीछे पढ़ाए नहीं थे? पीछे तो पढ़ाए थे ना। अंतः श्वसन। एक बताए थे उच्च वसन। उच्च वसन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, नहीं बताए थे? तो अंतः श्वसन का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना। उच्च वसन को क्या बोलते हैं हम? जब हम बाहर छोड़, जैसे जैसे श्वसन की क्रिया किसको बोल गए? एक श्वास लिए हम, एक श्वास ले लिए नहीं, अब हुआ एक श्वास। लेना और छोड़ना, लेकर के जब हम छोड़ते हैं तब बोलते एक बार श्वास ले लिए। अब बात समझ में आया? इन्हें केवल ले लिए तो एक बार श्वास ले लिया, नहीं। लेना और छोड़ना तब बोलते हैं एक बार श्वास लिए। ठीक है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं, अंतः श्वसन द्वारा नहीं, हवा को अंदर लेते हैं। तो पूछेगा कि हवा को अंदर किसके द्वारा लेते हैं? अंतः श्वसन के द्वारा। उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन, बताए थे। ऑक्सीजन को जब अंदर लेते हैं तो ग्लूकोज को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित कर देता है, बताए थे। जब अंदर में क्रिया करता है ऑक्सीजन तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और जल बनाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा और ऊर्जा को क्या करता है? निर्मुक्त करता है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिका में होता है। किस में होता है? जीव की कोशिका। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? और पेड़ पौधा का शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। उसमें अपने लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव। पेड़ पौधा भी क्या है? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है। एक लाल से बालू, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक दो आता है जो एक कोशिकीय में कहलाता है। ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिका में होता है, जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह भी हम पढ़े थे। और यदि भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। देखो क्या कहलाता है। अब आपसे पूछ लेगा वायवीय श्वसन किसको बोलते हैं भाई? तो क्या बात आएगा? यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होकर के जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के
उपयोग द्वारा विखंडित होता है। क्या होता है? विखंडित होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसको वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? यदि विखंडन की क्रिया, विखंडन की, ग्लूकोज के विखंडन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसे वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब ऑक्सीजन नहीं हो, तब जो होता है तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो हो जाएगा। आगे, अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हम पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन होता है। अब देखो, जब हम कोई ज्यादा से ज्यादा काम करते, मेहनत करते, खूब दौड़ते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है, तो वह क्या होता है? अवायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाया, तो अवायवीय श्वसन के कारण क्या होता है? विखंडन। और तब जो विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में क्या होता है? दर्द या कारापन ला देता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ें, नहीं पढ़े? सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है। श्वास लेना क्या होता है? एक प्रकार का चरण है, जैव प्रक्रम है, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। श्वास में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते, तब बोलते हैं एक श्वास लिए। ठीक है। गैसों के विनिमय के लिए अलग अलग जीवों में श्वसन अंग होते हैं। तो बात तो सही है, अलग अलग जीवों में गैसों का विनिमय कहेगा तो श्वास लेना और छोड़ना कहेगा। गैसों का विनिमय मतलब श्वास लेना और छोड़ना। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेना और छोड़ना, लेना और। तो गैसों के विनिमय, लेने और छोड़ने के लिए सभी जीवों में एक ही अंग होता है क्या? नहीं। अभी हम देखे थे कि आदमी में अलग अंग होता था जिसके द्वारा श्वसन करता था, मछली में अलग, कॉकरोच में अलग, पौधा में अलग, है ना, जीव जंतु अलग अलग। अब अंतः श्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वास के साथ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। मतलब कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ा विस्तार होता है, मतलब डायफ्राम बताए थे ना, ठीक है, डायफ्राम। वैसे उच्छ्वसन करते समय फिर अपने आप मूल अवस्था में आ जाता है। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन दर क्या होती है? शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन की दर क्या? अगर शरीर से ज्यादा मेहनत करवाएंगे हम तो श्वास भी, जैसे अभी ऐसे चल रहे हैं तो नॉर्मल में श्वास लेते हैं हम, जब दौड़ेंगे तो हकम जाएंगे, तब जोर से जल्दी श्वास लेते हैं, तब क्या होता है? श्वसन की क्रिया जल्दी से। तो एक शारीरिक सक्रियता बढ़ने पर श्वसन की दर, श्वास का दर क्या होगा? स्पीड होगा, बढ़ जाएगा। गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग, श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होता है। जिस तरह से मानव में फेफड़ा के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है, वैसे ही गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जीव जो होता है फेफड़ा के द्वारा श्वसन करता है। केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आंद्र त्वचा के द्वारा होता है। केंचुआ में किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा होता है। केंचुआ जो होता है कैसा होता है? वो जो बरसात के समय में चाली जैसा जो निकलता है, जानता है ना, होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से। ना, मतलब केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? आंद्र त्वचा के द्वारा।
कहेगा मछली किसके द्वारा श्वसन करता है? क्लोम या गिल्स के द्वारा। कहेगा कीटों में श्वसन अंग, श्वसन प्रणाली, कीट में मतलब कॉकरोच, कॉकरोच में छिद्र होता है, तो अन्य कीटों में भी क्या होता है? छिद्र होता है। तो श्वसन प्रणाली उसको बोलते हैं ना छिद्र को। पादप में किसके द्वारा? मूल मृदा में उपस्थित वायु ग्रहण करती है। मूल मृदा में मिट्टी के द्वारा, एक प्रकार से मूल मृदा में, या फिर ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं, पत्तियों में नन्हे छिद्र, मतलब मूल मृदा के द्वारा भी श्वसन करता है। और किसके द्वारा? पत्ती में जो रंध्र पाया जाता है उसके द्वारा भी श्वसन कर, जिसे हम रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। विनिमय मतलब लेन देन, लेना और छोड़ना। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। जिस तरह से अन्य जीवों की पादप में विखंडन होता है ना ग्लूकोज का, उस तरह से किसमें? पौधा में भी होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ लिए और ये आपका क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को तो समझ में आ ही रहा होगा, बन जाएगा। कोई धावक जब दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है? अब देखो, जब कोई व्यक्ति है, कोई वो खूब दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, तो नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल श्वास लेगा, लेकिन जब दौड़ता है तेजी से श्वास लेता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता उसको ज्यादा है, क्योंकि दौड़ने के कारण उसकी ऊर्जा खपत ज्यादा हो गया, तो उसको ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है, और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगा तो श्वास भी ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा। इस तरह से वायवीय और वायवीय श्वसन में बीच समानता अंतर बताया। वायवीय श्वसन किसको बोलता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में श्वास लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? बताए थे, छिकाता जो है। सारा क्वेश्चन अपने से बना करके लाएगा तुम लोग अब, ठीक है। नहीं बनेगा हम बताएंगे, ठीक है, लास्ट में बताएंगे सब क्वेश्चन बन जाएगा भाई, बनाइएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो गया? छठा चैप्टर हो गया खत्म। लास्ट में जानते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा अगर, तो हम लोग जीवित रह सकते हैं। सिंबल तो तैयार रह जाते, नहीं रह जाओगे? लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में मानव एवं अन्य जीव के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर हो गया ही खत्म, ठीक है। अब कल हम ये पूरा क्वेश्चन बाबू पूछेंगे। तुम लोग क्या करना, कल जितना क्वेश्चन है अभी इसमें तो दिखाई दिए हैं, लास्ट में देख लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के लाना, बन जाएगा ना।